IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। पेश है संजय खाती की कहानी पिंटी का साबुन, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर। हमारे गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब साबुन का नाम हमने और दूसरे लोगों ने सुना जरूर था, लेकिन दो चार ही लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने उसे सचमुच में देखा हो। साबुन का नाम भी लोगों को मालूम था तो सिर्फ कुछ फौजियों की बदौलत, और थोड़ा इसलिए भी कि जब एक बार डिप्टी साहब की बिटिया पिंटी गांव आई थी तो उसके पास कुछ औरतों ने ये चीज देखी थी। कहते हैं कि पिंटी जहां खड़ी हो उससे एक कोस दूर तक फूलों की सी खुशबू महकती थी। 10-15 साल बाद भी लोगों को वो पिंटी याद रही तो इसी वजह से। लोग साबुन का जिक्र इतर और फुलेल के बाद करते थे। पिंटी तो खैर जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई जीव थी। गांव के किसी आदमी के पास कभी साबुन नहीं देखा गया, तो सच्चे अर्थों में गांव में पहला साबुन आया मेरे पास, और वो भी अचानक, अप्रत्याशित रूप से। उस दिन 15 अगस्त था, या ऐसा ही कुछ खास दिन रहा होगा, क्योंकि स्कूल बंद था। मैं और काका आलू बेचने के लिए कई कोस चलकर कस्बे के बाजार में आए थे। अब काका मुझसे 5-7 साल ही बड़ा होगा। हम दोनों लगभग दोस्त जैसे ही थे। हालांकि कभी कभी वो बड़प्पन जताने को उत्सुक हो जाता था, लेकिन उसका कोई दबदबा मुझ पर नहीं बन पाया। तो कस्बे की रौनक से विभोर हम लोग लेमन जूस चाटते भटक रहे थे कि एक भीड़ भरे मैदान में जा पहुंचे। अब वहां बिल्कुल मेला सा लगा था। खूब शोर हो रहा था, सीटियां बज रही थी, एक भोंपे से किसी आदमी की जोरदार आवाज आ रही थी जैसे डांट रहा हो। हम अचकचाए से और बिल्कुल बेध्यानी से उस भीड़ में घुसे जा रहे थे कि अचानक मैंने पाया मैं अपने जैसे लड़कों की एक कतार में खड़ा हूं। किसी ने बांह पकड़कर जल्दी में मुझे वहां खड़ा कर दिया था। एक आदमी सबको सफेद लाइन पर खड़ा कर रहा था। मेरे दोनों ओर लड़के चिल्ला रहे थे, झपटने की मुद्रा में बार बार एक टांग पर झुक रहे थे। लगा जैसे कोई दौड़ होने जा रही। पहले तो मैं घबरा ही गया। इधर उधर देखा तो काका का कहीं पता ही नहीं। लाठी वालों ने बाकी भीड़ के साथ उसे भी धकेला दिया होगा। अब भूंपू पर गिनती गिनी जा रही थी। 1, 2 और 3। भूखे जानवरों की तरह सब भागे, साथ में मैं भी। पहले तो कुछ सूझा ही नहीं, पर जब देखा कि बगल वाला छोकरा अपनी सींकियां टांगे पटकता आगे निकला जा रहा है तो मैं भी भाग लिया दम तोड़कर। ऐसा कि मैदान के दूसरे छोर पर बंधी रस्सी से उलझकर गिर पड़ा। घुटने में लगी सो अलग। झाड़ कर खड़ा हुआ तो तालियां। किसी ने हाथ में चमचमाती डिबिया थमा दी। भीड़ में जाने कहां से काका हंसता हुआ प्रकट हो गया। अब हम दोनों साथ साथ हंसे जा रहे थे। मेरा मन हो रहा था कि अभी खूब दौड़ूं, दौड़ता ही जाऊं। आगे आगे कुलांचे मारता मैं भागा तो काका भी हाँफता हुआ आया पीछे पीछे। कस्बा पीछे छूट गया। मैं गांव की ओर सरपट भागा जा रहा था। ओए रुक तो जा, काका आवाज देने लगा। आखिर में नदी के पास में रुका तो उसने मुझे पकड़ लिया। क्या है रे? तब जाकर मुझे ख्याल आया कि वो लाल चमकती डिबिया मेरे हाथ में है। काका ने झट उसे छीन लिया और उलट पुलट कर देखने लगा। उसी को सबसे पहले सूझा, अरे ये तो साबुन है रे। उसका चेहरा उत्तेजना से चमकने लगा था। वो बार बार उसे सूंघता, मांगने पर भी नहीं देता। अरे पगलेट, खा नहीं रहा हूं। उसकी नियत में खोट लगता था। मैं भड़क गया। नहीं, आखिर वो मेरी चीज थी। मैंने काका से उसे छीनने की कोशिश की, उसे गिराने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उस लंबे खड़ूस से जीतना मेरे लिए नामुमकिन ही था। अब तक उसने बाहर की चमकीली पन्नी भी खोल दी थी और अंदर की गुलाबी नाजुक टिकियां निकाल ली थी। अंतिम हथियार के तौर पर मैं धप से नदी के पत्थरों पर गिर गया।
दहाड़ मारकर सचमुच रोने लगा। मैं ईजा से कह दूंगा। हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी मेरी चाल कामयाब हुई। काका कुछ देर मुझे लाल आंखों से घूरता रहा, फिर जा मर कहकर टिकिया फेंक दी। मैंने उसे लपक लिया। पन्नी भी दो। काका ने पन्नी भी फेंक दी। मैंने नाजुक टिकिया को फिर पन्नी में जतन से लपेटा और उसे सूंघता हंसता हुआ घर की ओर चला। वैसे काका से पहली बार गहरी दुश्मनी की यह शुरुआत थी। उस वक्त तो मैं साबुन की उस भीनी खुशबू में इतना मगन था कि काका की ओर ध्यान देने का वक्त नहीं था मेरे पास। लेकिन आगे चलकर हम दोनों की दुश्मनी स्थायी बात हो गई। बहरहाल उस शाम काका पीछे पीछे पत्थरों को ठोकर मारता हुआ चला। घर पहुंचते ही मुंह टेढ़ा कर उसने ऐलानिया अंदाज में कहा, गोपियों को एक साबुन क्या मिल गया, नीचे ही नहीं देख रहा आज। ईजा गोबर समेट रही थी, खड़ी होकर बोली, साबुन कहां से लाए रे, कैसा है दिखा तो। मेरा है। ईजा खूब हाथ साफ से धोकर आई। ए दिखा तो, मैं भी तो देखूं कैसा साबुन है। मुझे अब तक किसी पर एतबार नहीं रह गया था। बहुत नखरे के साथ उंगलियां खुली। ईजा ने बड़े शौक के साथ साबुन लिया। डिबरी के पास ले जाकर गौर से देखा, 2-3 बार सूंघा। हाय, मैं नहाऊंगी इससे। मैं चील की तरह झपटा, साबुन झपट कर अंदर की जेब में ठूंसा, भाग कर खड़ा हुआ 20 कदम दूर। ईजा देखती रह गई। अरे मर तू, आग लगे तेरे साबुन को, उसने चिचियाकर कहा और आंखें तरेरती हुई वहां से चली गई। इस तरह मां मेरी दूसरी दुश्मन बनी। असल में साबुन की इस महत्ता को मैं पहले समझ ही नहीं पाया। अब शायद समझने की उम्र भी नहीं थी, लेकिन जल्द ही मुझे लगने लगा मानो मैं चारों ओर से दुश्मनों से घिर गया हूं। मुझे मालूम था कि काका मेरी हर चीज को उलट पलट कर देखता है। घर में जितने भी कनस्तर डिब्बे हैं, सबको उसने टटोला है। यहां तक कि गौशाला के घास पुआल को भी वो छान आया है। लेकिन साबुन कहाँ है, ये मेरे अलावा कोई नहीं जान सका था। हार कर काका ने मेरी चापलूसी करने की भी कोशिश की। हाँ, लेकिन मैं अब इतना भोला नहीं रह गया था। बापू को तो साबुन देखना नसीब ही नहीं हुआ। ईजा और काका ने हर वक्त साबुन का जिक्र करके उनको इतना उकसा दिया था कि वो मारपीट पर उतर आए। पर अब तक मैंने जान लिया था कि जो भी साबुन देख लेगा उसकी नीयत में खोट आ जाएगा। सो मैं भी टस से मस नहीं हुआ। हार कर बापू ने यह कहते हुए कि बहुत इतर फुल्लेल का शौक चढ़ा है, भेज दो साले को गाय चराने, मुझे कसकर 2 लातें मारी। मैं रोया नहीं और इस अपमान को पी लिया। लेकिन इस घड़ी से मुझे संदेह होने लगा कि मैं उनका असली बेटा हूं भी या नहीं। हाँ, कुंती को अलबत्ता एक दिन मेरी सख्त पहरेदारी में साबुन को छू सूंघ कर देखने का मौका मिला। कुंती तब से आंखें बड़ी बड़ी किए मेरे पीछे पीछे डोलती रहती। उसे भगाने के लिए झापड़ों के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इतने लोगों के बीच साबुन को बार बार देख पाना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था। मेरी बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। हर दिन पहाड़ सा लगता। आखिरकार इतवार को जी कड़ा करके मैंने साबुन निकाल ही लिया और गर्म पानी लेकर नहाने बैठा। यह साबुन से मेरा पहला स्नान होने जा रहा था। मैंने बड़े प्यार से पन्नी अलग की, एहतियात से धूप में रखी, साबुन को नरमी से दाएं हाथ में पकड़ा और भीगे बालों को हौले हौले छुआ। गुलाबी टिकिया पर उभरे हुए अक्षर बने हुए थे। नहीं, तब मुझे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन ये जो कुछ भी लिखा था इससे साबुन की खूबसूरती बढ़ रही थी। नहीं, वो मिटे नहीं, इसका ख्याल रखना था। काका कहने को तो चाक में बैठा पढ़ रहा था, लेकिन बार बार उसका सिर खिड़की से दिखाई दे जाता। फिर जोर जोर से किताब पढ़ने की आवाज आती। ईजा घास के मैदान को जाती हुई बीच आंगन में रुक गई। कुछ देर देखती रही, फिर मुंह बिचकाकर चली गई। कुंती 2 कदम दूर आकर खड़ी हो गई और मेरे बालों पर फिसलते साबुन को, उससे बनते सफेद झाग को और धूप में चमकते हुए रंगों के बुलबुलों को एकटक देखती रही। चल भाग भाग, दादा मुझे भी दे दो थोड़ा सा, कुंती चिरौरी करने लगी। इस कुंती को मैं अच्छी तरह जानता था। बिल्ली की तरह धूर्त, उसे भगाने में ही भलाई थी। पहले तो मैंने उस पर पानी फेंका, नहीं हटी तो भीगे हाथ से दिया एक झापड़।
इधर चिल्लाती हुई कुंती भागी, उधर सीढ़ियों पर धड़धड़ाता हुआ आया काका। उस पर हाथ चलाया तूने, आज तो तेरी खैर नहीं। पर मुंडेर से आगे नहीं बढ़ा, वहीं रुककर घूरने लगा। मैं बहुत दूर था वहां से, मजे से हंसता हुआ झाग उठाता रहा। काका गालियां देता रहा, लेकिन वहां से हटा भी नहीं। मैंने बड़ी देर लगाकर पानी डाला बदन पर, साबुन को सुखाया, नामालूम सा घिसा था, पन्नी में संभाल कर रखा। इतराता हुआ काका के बगल से निकला। काका ने हवा को सूंघा। हाय, कैसी तो ताजगी आ गई थी बदन में, कैसी खुशबू, और बाल कैसे नरम। खुशबू कहीं उड़ ना जाए ये सोचकर फटाफट कपड़े पहने, अपने आंगन की मुंडेर में से छलांग लगाता, और कई बार तो ऐसा होता कि मैं उड़ने लगता, ऊंचे और ऊंचे, पहाड़ों जंगलों के ऊपर। मैं कबूतरों की तरह तैरता जाता, दूर दूर तक, जाने कितने देश कितने गांव एक साथ मेरे नीचे सरकते जाते। बदन में सनसनी सी होने लगती। नीचे देखता तो अपना घर छोटा सा दिखाई देता, खिलौने जैसा। और ईजा, बापू, काका, कुंती, सारे लोग कैसे दिखाई देते, जैसे चींटी जितने हो गए हों। मैं सारी दुनिया के ऊपर तैरता, सब कुछ मेरे नीचे, कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता था। हाँ, ये सपनों की बात थी। कहते हैं कि बढ़वार के दिनों में बच्चों को उड़ने के सपने दिखाई देते हैं, लेकिन सपने सच नहीं होते, ये किसने कहा। सावन से नहाकर उस दिन मुझे लगा कि किसी भी पल में उड़ने लगूंगा। स्कूल का दिन था। सुबह सुबह खूब झाग उठाकर खुद को चमकाया, महकते बदन पर सबसे अच्छे कपड़े डाले, टेढ़ी करके मांग निकाली, और रास्ते भर कुहनी उठाकर सूंघता रहा कि कहीं खुशबू उड़ तो नहीं गई। नहीं, खुशबू उड़ती नहीं थी, घंटों आती रहती। अगर धूप नहीं होती, पसीना नहीं होता, धूल नहीं उड़ती और हवा नहीं चलती, तो शायद बदन हमेशा महकता रहता। क्लास में तो सनसनी ही फैल गई। थोड़ी ही देर में सब लड़के नाक उठाए बोराए से हवा को सूंघ रहे थे। मैं कुछ देर मंद मंद मुस्कुराता इसका आनंद लेता रहा, फिर पास वाले लड़के के मुंह पर अपनी बांह अड़ा दी। ओ बाबा, ओ क्या लगा क्या है? लड़का तो उछल ही पड़ा। क्लास में ऐसी रेल पेल मची कि तौबा। लड़के एक दूसरे को धकियाते लपके और जहां तहां नाक गड़ा कर लगे सूंघने। जो सूंघ चुके वो आंख कपाल पर चढ़ाकर कहने लगे, ए बता तो। और जब मैंने मजे ले लेकर सारी कहानी सुनाई तो क्लास में शोर मच गया। सच? कैसा है? साथ में पन्नी भी है? एक दिन तो खत्म हो जाएगा फिर। अरे फिर क्या, और दौड़ेगा, नया जीत लाएगा। 1 साल तो चलेगा ही। दिखा यार, दिखा ना। मास्टर साहब आए तो हंगामा थमा, लेकिन किसी का ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं था। सब कनखियों से मुझे देख रहे थे। मैं तो आकाश में खूब ऊंचा उड़ रहा था। उस पल अगर मैं कह देता कि आज से मॉनिटर मैं हुआ, तो सब कहते हाँ हुआ। उन्होंने अपने बाप दादों से इतना कुछ सुना था पिंटी के बारे में, उसके साबुन के बारे में। आज वो सब सपने जैसी कथाएं सच होती देख लगभग पागल से उठे थे। हाफ टाइम की घंटी बजी। हमेशा की तरह भाग पड़ने को लड़के उठे। अचानक सब के सब ठिठक गए। मैं वहीं बैठा था ना जो अपनी जगह। ए चल रे चल। आज सब मेरे करीब आना चाहते थे, वे भी जो मेरे दुश्मन थे और मेरे दुबले पतलेपन की वजह से मुझे पीटा करते थे। मैं उठा तो, लेकिन एक अनजानी झिझक ने मुझे घेर लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहले तो सबसे पहले भाग छूटने वालों में मैं अव्वल रहता था, लेकिन पहले कभी सारे लड़कों ने मुझे घेर कर ऐसे चल चल भी नहीं कहा था। ए तू हमारी तरफ हुआ, नहीं हमारी तरफ। कबड्डी में मैं किस टीम के साथ खेलूं, इसे लेकर भारी झगड़ा चल पड़ा था। मैं तो संकोच से मारा जा रहा था। कबड्डी में रकेदे जाने का, मिट्टी में लिपटने का डर मुझ पर हावी हो गया। नहीं, मेरा मन नहीं है खेलने का। क्यों? हर तरफ से पुकार मच गई। फिर आप जैसे सब लड़के समझ गए। अच्छा, तू रेफरी हुआ है? तू बैठकर देख। वो एक एक कर खिसकने लगे, खिसियाए हुए। हर कोई साबुन देखने को बेकल था। सारे गांव में जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई थी। लोग मुझे रोक लेते, कोई बहाना खोज कर घर चले आते। वो चाहते थे कि मैं उनको साबुन दिखा दूं।
और जब मैं इनकार कर देता तो वो नाराज हो जाते, डांट टपट करते। अलबत्ता वो मुझे सूंघ जरूर लेते। साबुन ना दिखाने की मेरी जिद से घर वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता होगा। बाद में मुझे वो अपनी गालियों का निशाना बनाते। काका जब भी सामने आता धमकी भरे इशारे करता। 2-1 बार तो उसने अकेले में मेरा गला भी दबाया। कुंती हमेशा मुंह फुलाए रहती। उससे मेरी झड़प हो जाए तो बापू मुझे अपने 2.5 किलो के हाथ से झापड़ मारने में जरा भी देर नहीं करते। ईजा मुझे हमेशा चिड़चिड़ाते हुए बात करती। सारी दुनिया गिद्धों की तरह मेरे उस छोटे से सुख को नोचने के लिए बेताब थी। मैंने देखा कि पहले तो लोग मेरी इज्जत करने लगते, लेकिन जब मैं उनको साबुन नहीं दिखाता तो वह फौरन मेरे खिलाफ लामबंदी कर लेते। लगभग सभी मेरे दुश्मन हो चुके थे। लोगों ने मेरा नाम ही पिंटी रख दिया था। नहीं, ये सिर्फ मजाक नहीं था, इस तरह वो अपनी नफरत जता रहे थे। लड़के मुझे पिंटी पिंटी कहकर पुकारते। और हैरानी की बात तो यह है कि इस बात से मुझे तकलीफ होने के बावजूद मैं अक्सर उस पिंटी के बारे में सोचने लगा था। मैं सोचता कि कैसी और कहां होगी ये पिंटी। मैंने मन में उसका एक खाका भी खींच लिया था जिस पर मैं अपने खाली वक्त में रंग भरा करता था। मेरे ख्याल से वो हमारे कैलेंडर की लक्ष्मी जैसी थी। वो इतनी गोरी थी और उसके कपड़े इतने चमकीले थे कि रात में भी उसके आसपास उजाला रहता था। उस पर धूल का एक कण भी नहीं बैठ सकता था। वो इतनी हल्की थी मानो उसे सफेद कोरे कागज से बनाया गया हो। अब खेलना तो मैंने छोड़ ही दिया था। कुछ लड़के मेरे करीब होना चाहते, लेकिन जल्दी ही धमा चौकड़ी का आकर्षण उनको खींच ले जाता। जब लड़के हुड़दंग मचा रहे होते तब मैं दीवार पर बैठा टांगे हिलाता रहता। वो कबड्डी में एक दूसरे को रगेदते, गीले खेतों में घुसकर ककड़ियां खोजते, चोरी से नींबू तोड़ लाते, नदी में नंगे होकर नहाते, पिरूल में फिसलते थे। वे हमेशा की तरह चीखते चिल्लाते, गुत्थम गुत्था होते, कपड़े फाड़ लेते या बदन छिला लेते। मैं बैठा बैठा उनको देखता और उंगलियां चटखाता। सच कहूं तो कई बार मेरी इच्छा हुई कि मैं उनके बीच कूद पड़ूं, लेकिन जब भी मैं ऐसा करने को हुआ, जाने किस बात ने मेरे शरीर को जड़ कर दिया। तब मैंने चाहा कि कोई लड़का मुझे जबरन खींच कर कबड्डी के मैदान में धकेल दे, लेकिन शायद ये हो नहीं सकता था। वे तो अब मुझसे खेलने को कहते भी नहीं थे। उन्होंने मान लिया था कि पिंटी का काम बैठकर उनको देखते रहना है। वो मेरा अस्तित्व ही भूलने लगे थे। एक दिन फिर काका कस्बे के बाजार जा रहा था। सामान लाने के लिए थैला समेट रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी चलूंगा। तू नहीं जाएगा मेरे साथ? मैं जाऊंगा। भाभी, इसी से मंगा लो अपना सामान, मैं नहीं जा रहा। ईजा बाघन की तरह झपटती आई और मेरा कान पकड़कर पटक दिया मुझे जमीन पर। आज करती हूं मैं इसका इलाज। ज्यों ज्यों बढ़ रहा है त्यों त्यों सड़ रहा है। मेरी पीठ पर 2 लातें मारी और घसीटती हुई ले चली बाहर। पीछे से काका उल्लास में चिल्लाया, अरे जरा अच्छे से कर दो मरम्मत पिंटी की। ईजा मुझे मरे चूहे की तरह घसीटती मुंडेर पर ले गई और धकेल दिया बिच्छू की झाड़ पर। आओ ईजा! मोह का एक पतला सा धागा भर बचा था, टूट गया वो उस पर। हाफ टाइम में दीवार पर बैठी मेरी आंखें बार बार भर आती। कूदते फांदते लड़के नजर में कांपने लगते। बिच्छू के कांटों से बदन अभी भी चिलचिला रहा था। कोहनियां छिली हुई, बालों में धूल। नहाया था उस सुबह, लेकिन बदन में कोई खुशबू बाकी नहीं। मन खुलकर रो पड़ने को हो रहा था। चला जाऊं यहां से हमेशा के लिए, वहां जहां पिंटी रहती है। वहां लोग ऐसे नहीं हैं, वहां नफरत नहीं है, बिना बात के ऐसा जुल्म नहीं है। हाँ, एक दिन मौका मिलते ही बाजार भाग जाऊंगा। कहते हैं वहां से दूर दूर को बस जाती है। किसी में बैठ जाऊंगा, फिर कभी नहीं लौटूंगा यहां, कभी नहीं। उस वक्त से ये इरादा मेरे मन में हर पल पक्का होता गया। मैंने कपड़े चुन लिए जो साथ ले जाने थे। एक झोला भी उनके लिए छुपा लिया। कुछ अखरोट भी रख लिए और देख लिया कि रुपए कहां से निकाले जा सकते हैं। मुझे बस मौके का इंतजार था और ऐसे में वो कांड हो गया। मैं नहा रहा था। कैसी भी ठंड हो, मैं नहाए बिना नहीं रहता।
मुझे मालूम नहीं था कि काका घात में है। मैंने साबुन अलग रखा कि वो बिल्ली की तरह झपटा। मैं सकते में था। काका का हाथ साबुन पर पड़ा, उठा भी लेता कि साबुन फिसलकर दूर जा गिरा, और तब तक मैंने आंख भींच कर पीतल की भारी लोटी खींच कर दे मारी। आए रे आए! काका चकरा कर बैठ गया और सिर पकड़े वैसे ही रह गया। तब तक मैंने साबुन उठा लिया और लोटा पकड़कर फिर से तैयार हो गया, पर काका तो उठा ही नहीं। तब मेरी टांगे कांपने लगी। काका को हिलाकर पुकारा, काका काका। कराहकर काका ने सिर उठाया तो देखा माथे से एकदम लाल लाल खून बह रहा है। अरे मार दी साले, मार दी, सिर फट गया। काका जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगा, फिर हाथों से माथा दबाए लड़खड़ाता हुआ बाहर को चला। देहरी के पास रुककर मुड़ा, रुआं सा चेहरा, गालों पर खून और आंसुओं के धारे। साले एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा तेरा साबुन। काका चला गया। मैं सन्न खड़ा था। हथेली खोलकर देखा, गुलाबी खूबसूरत टिकिया, पर कितनी पतली लग रही थी, और खुशबू भी तो शायद उड़ चली थी। मेरा मन डूब गया। रोने का वक्त नहीं था। फटाफट कपड़े पहने भागता हुआ गया ऊपर। झोला निकाला, कुछ कपड़े ठूंसे। अखरोट रखने का वक्त तो नहीं था। बस्ता नहीं, बस्ते का क्या काम, पैसे, हाँ पैसे। तभी सुना बाहर काका घबराई हुई ईजा को बता रहा था कि कैसे वो गोबर पर फिसल कर गिर पड़ा और कैसे गौशाला की देहरी से उसका सिर टकराया। मुझसे फिर खड़ा नहीं रहा जा रहा था। औंधे मुंह चारपाई पर गिर पड़ा। बड़ी देर बाद इस काबिल हुआ कि जाकर साबुन को उसकी जगह छिपाऊं। लौटकर एक अंधेरे कोने में सो रहा। शाम हो गई तो भी नहीं उठा। कहा कि पेट में दर्द है। सुबह उठा तो देखा अजीब सा उजाला सब ओर फैला था। रातों रात बर्फ गिर गई थी, पता ही नहीं चला। आशंका से मेरा दिल बैठ गया। ताजी बर्फ पर नंगे पांव भागता गया। ठंड की परवाह कैसे थी? पुआल के ढेर पर 4-4 अंगुल बर्फ जमी थी। यहीं कहीं थी वो सेंध। हाथों से बर्फ खोदी तो नीचे कीचड़ ही कीचड़। हाथ सन गए। यहां नहीं, यहां नहीं, यहां भी नहीं। कुछ लिसलिसी सी चीज उंगलियों में आई। गुलाबी कीचड़ का एक लौंदा, खुशबूदार। उस लौंदे को हथेली में भरे मैं वहीं बर्फ पर धप से बैठ गया, शीत से कांपता हुआ। हरिया, ये ईजा थी, दूध लगाने आई थी। मैंने सिर उठाकर देखा, उसी उपहास के लिए सिकुड़ते हुए उसके होंठ। मेरे हाथ से लौंदा गिर गया। मां के होंठों से एक सिसकी सी निकली। हरिया। पांव से सिर तक एक थरथराहट के साथ में बिखर गया, पूरे प्राण से अपने को फूट पड़ने की छूट देता हुआ। कीचड़ सनी उंगलियों से मां को जकड़ता हुआ जोर से रो पड़ा। मां भी वहीं मेरे पास बैठ गई, मुझे कौली में भरकर, और मैं कोख की गर्माहट में मुंह छिपाकर रोता रहा। बहुत दिनों बाद, पहले की तरह। और सहसा मुझे लगा बर्फ का एक विशाल ढेर पिघल रहा है। मेरा मन रुई की तरह हल्का और हल्का होने लगा। उस पल कोई झोंका आता तो मैं सचमुच ही उड़ने लगा होता। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर की आवाज में संजय खाती की कहानी पिंटी का साबुन। ये कहानी हंस पत्रिका के अगस्त 1990 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, Vineet is joined by Megha Rao, poet and visual artist. She shares her inspiration, her process, and the challenges around expressing the beauty and anguish of being a young woman. On Cyrus Says, Cyrus is joined by author and historian Manu Pillai. They talk about all of Manu's amazing books, including his latest, False Allies. Rashina Munshah Gildayal joins Sadaf and Archita Nankari. They discuss recipes from the mountain and discuss the cuisine of Uttarakhand.
For all the last-minute ninjas out there, on Say No to Drama, Chetna calls out the habits you need to manage your time better. On Simplified, Chuck, Naren, Tony, and Shrike discover how rare diseases are treated with molecular biologist Bertie Ashley. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Inter. We appreciate the support. Working Monday to Friday glued to your chair making you feel dull? Worry not. Get your 5-minute weekly dose of travel around the world with Postcards from Nowhere. Join me every Thursday as I explore the strange, obscure, and fascinating parts of the world and bring out facets of travel you may not have thought of before. You can find us on the IVM Podcast app, website, or wherever you get your podcast from.